Hello students, in the previous class we have studied about science. We have studied about scientific method, we have studied about physics, what is physics, and we have also studied about the thrust areas in physics. Thrust areas, the two main thrust in physics are unification and reductionism. Then we have studied about scope of physics. Scope means कि फिज़िक्स जो है कितनी वास्ट है, कहाँ से लेकर हम कहाँ तक की स्टडी करते हैं, उसको हम स्कोप ऑफ फिज़िक्स बोलते हैं. तो फिज़िक्स में हम देखिए वो ऑब्जेक्ट्स जिनको हम अपनी नेकेड आइज से देख सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक. मैक्रोस्कोपिक. देन जिनको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते वो होते हैं माइक्रोस्कोपिक. और फिर इन दोनों के बीच में होता है मीजोस्कोपिक. मतलब मैक्रोस्कोपिक से छोटा और माइक्रोस्कोपिक से बड़ा. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, माइक्रोस्कोपिक से लेकर माइक्रोस्कोपिक तक फिज़िक्स में हम स्टडी करते हैं. मतलब फिज़िक्स का जो स्कोप है काफ़ी वास्ट है. ये हमने स्कोप ऑफ फिज़िक्स में पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे एक्साइटमेंट इन फिज़िक्स, कि फ़िज़िक्स पढ़ने में हमें क्या मज़ा आता है या फिज़िक्स पढ़ने में क्या एक्साइटमेंट है. एक्साइटमेंट इन फिज़िक्स. एक्साइटमेंट इन फिज़िक्स. तो फिज़िक्स में क्या एक्साइटमेंट है? तो फिज़िक्स में ये एक्साइटमेंट है कि फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स और लॉज को यूज़ करके जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बनती है. all technology is based on principle of physics. Therefore all our sources of entertainment and comfort have originated from physics. आज की दुनिया में, आज का जो मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न डे में जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी कंफर्ट आप यूज़ करते हो, सब कुछ किस पर बेस्ड है? सब कुछ फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है. सब कुछ फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है. गाड़ियों का चलना, गाड़ियों का डिज़ाइन, ट्रेन, एरोप्लेन, टीवी, मोबाइल, सैटेलाइट, मीडिया कम्युनिकेशन, ये सब कुछ फिज़िक्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड है. तो फिज़िक्स में काफ़ी एक्साइटमेंट है. इन सब से देखिए फ़िज़िक्स की स्टडी करके हम जान सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हम कैसे बना सकते हैं, या फिर किसी में कोई स्टूडेंट या फिज़िक्स पढ़ने वाला ज़्यादा क्यूरियस होगा तो वो अपने कंफर्ट के हिसाब से नई इन्वेंशंस भी कर सकता है. नई इन्वेंशंस भी कर सकता है. कैसे? फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स को यूज़ करके. तो फिज़िक्स इज़ वेरी एक्साइटिंग एज it gives many sources, or it gives a channel, it gives a medium through which we can invent new things, or we can study the technologies behind different sources of excitement and entertainment. ठीक है. तो ये फिज़िक्स का एक्साइटमेंट है. फिज़िक्स में फिज़िक्स काफ़ी एक्साइटिंग है. और आज जो मॉडर्न डे है, हर चीज़ के पीछे जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हो, सबके पीछे क्या है? सबके पीछे फिज़िक्स है. जिसने भी हमारा काम ईजी बनाया, जिसने भी हमें कंफर्ट दिया, एयर कंडीशनर हो गया, फ़ैन हो गया, या फिर रेक्लाइनर हो गया, या फिर मूवीज़ हो गई. मूवीज़ को जो मूवीज़ हम देखते हैं स्क्रीन पर, और ये सब कुछ फिज़िक्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड है. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स. तो फिज़िक्स काफ़ी एक्साइटिंग है. इसीलिए हमें फिज़िक्स का पढ़ना ज़रूरी है, ताकि हम आने वाले दिनों में नई एक्साइटमेंट की चीज़ें बना सकें, या फिर जो एक्साइटमेंट हम
जो एक्साइटमेंट या फिर जो एंटरटेनमेंट हम यूज़ करते हैं उनके बारे में हम अच्छे से जान सकें। तो दिस इज़ द एक्साइटमेंट इन फिजिक्स। नाउ नेक्स्ट इज फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंसेस। फिजिक्स इन रिलेशन टू other sciences. First, physics in relation with chemistry. Physics in relation with chemistry. तो फिजिक्स ने केमिस्ट्री में क्या योगदान दिया या फिजिक्स का केमिस्ट्री में क्या कंट्रीब्यूशन है? तो आंसर ये है तो केमिस्ट्री जितनी भी प्रिंसिपल्स या फिर जो भी फिनोमेना एक्सप्लेन करती है सब कुछ फिजिक्स पर बेस्ड है। जैसे केमिस्ट्री ने बोला कि सोडियम और क्लोरीन ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो ये बॉन्ड जो है ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, फिर हमने बोला कि Na सोडियम प्लस H2SO4 से रिएक्शन होता है NaSO4 Na2SO4 प्लस H2 गैस इवॉल्व होती है। तो ये क्यों बना? तो ये इसलिए बना क्योंकि ये इसके पास जो एनर्जी थी वो ज़्यादा थी और इसने क्या किया, इसने खुद को कम एनर्जी में कन्वर्ट करना पसंद किया। इसने खुद को कम एनर्जी में इस सिस्टम के पास एनर्जी ज़्यादा थी, सिस्टम ने चाहा कि वो कम एनर्जी पर स्टेबल हो जाए और H2 गैस जो है ये इवॉल्व हो जाए। तो ये फोर्स और एनर्जी ये सब किसके कंसेप्ट हैं, ये सब किसके प्रिंसिपल्स हैं? तो आंसर है ये सब फिजिक्स पर बेस्ड है। जैसे नेचर में हर एक चीज़ क्या पसंद करती है? कम एनर्जी स्टेट पर रहना पसंद करती है या कम से कम एनर्जी खर्च करना पसंद करती है। ठीक है, तो जैसे अगर आपके पास अगर देख लीजिए, मान लीजिए कि आप घर से स्कूल पैदल आते हो, पैदल आने में आपकी कुछ एनर्जी स्पेंड होती है। तो किसी ने आपको बोला कि या फिर अगर आप दौड़ के जाओगे तो आपके पास टाइम नहीं है, दौड़ के जाओगे तो एनर्जी ज़्यादा लग जाएगी। ठीक है, तो फिर आपने क्या किया, आपने घर से जल्दी निकलना शुरू किया और आपने देखा कि टाइम ज़्यादा है तो मैं अपनी एनर्जी को सेव करूँगा, एनर्जी को बचाऊँगा, तो आप पैदल चल के जाने लगे। फिर किसी ने बोला कि अरे यार मेरी गाड़ी तो रोज़ वहाँ तक जाती है, उसमें बैठ के चले जाया करो, तो उसमें बैठकर जाने लगे आप। उसमें बैठकर जाने से आपकी एनर्जी और कम खर्च होने लगी। फिर अगर ज़्यादा डिस्टेंसेस ट्रैवल करने हैं तो हम क्या करते हैं, हम ट्रेन से जाते हैं, स्लीपर कोच में जाते हैं, लेट कर जाना पसंद करते हैं, उससे और कम एनर्जी खर्च करनी हमें पड़ती है। तो इसी तरह से नेचर में हर एक चीज़ कम एनर्जी स्टेट पर रहना पसंद करती है। सबको कम एनर्जी खर्च करना ही पसंद है। सब हाई एनर्जी से लो एनर्जी स्टेट में रहना पसंद करते हैं। पानी, वाटर ऊपर से नीचे क्यों गिरता है? क्योंकि ऊपर उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा है। जैसे ही वो पानी नीचे गिर जाएगा वो क्या करेगा, वो कम एनर्जी की स्टेट पर आ जाएगा, उसकी जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी। तो ऐसे ही नेचर में हर एक चीज़ क्या करती है, नेचर में हर एक चीज़ कम से कम एनर्जी पर रहना पसंद करती है। वैसे ही तो जैसे मैंने ये एक्सप्लेन करा, तो केमिस्ट्री में जितने भी फोर्सेज हैं, जितने भी एनर्जी के कंसेप्ट हैं, ये सब किसके हैं? ये सब फिजिक्स के हैं। दूसरा, तो फिजिक्स को, क्योंकि केमिस्ट्री इतनी वास्ट है तो इसको हम अगर फिजिक्स में स्टडी करने लगेंगे तो सब्जेक्ट कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, ये इतना वास्ट है। तो इसीलिए हमने इसके लिए एक अलग ब्रांच बना दी, केमिस्ट्री अलग से ब्रांच हमने बना दी। दूसरा है बायोलॉजी, फिजिक्स इन रिलेशन विद बायोलॉजी। फिजिक्स इन रिलेशन टू बायोलॉजी। फिजिक्स का और बायोलॉजी का क्या रिलेशन है? तो आंसर है कि फिजिक्स या टेक्नोलॉजी ने दिया माइक्रोस्कोप। ये किसके प्रिंसिपल पर बेस्ड है? आंसर है ये फिजिक्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अगर ये माइक्रोस्कोप नहीं होता तो ना तो सेल की डिस्कवरी होती,
ना तो सेल की डिस्कवरी होती, ना हम उसके बारे में स्टडी कर पाते, और अगर सेल ही नहीं होता तो बायोलॉजी नहीं होती। फिर इसके बाद जैसे सेल के बारे में हम स्टडी नहीं कर पाते, सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में हम स्टडी नहीं कर पाते, क्योंकि ये सब हम कहाँ पर देखते हैं, ये सब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। माइक्रोस्कोप नहीं होता तो हम इनको देख ही नहीं पाते, और देख नहीं पाते तो इनकी स्टडी नहीं कर पाते। जैसे कि मैंने बताया कि साइंस में सबसे पहले ज़रूरी होता है टू ऑब्जर्व। अगर आप ऑब्जर्व ही नहीं करोगे तो पढ़ाई कैसे करोगे। फिर इसके बाद जैसे ऑपरेशन थिएटर्स में जितनी भी मशीन्स यूज़ होती हैं, ये सब किसके प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं, ये सब फिजिक्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ऑल दीज आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। जैसे लेज़र के प्रिंसिपल से हम क्या करते हैं, हम स्टोन्स का ऑपरेशन करते हैं, पत्थरों को तोड़ते हैं, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टोन्स डेवलप हो जाते हैं उनको तोड़ते हैं और उनको बाहर निकालते हैं, ठीक है। हाँ, और उसके बाद जैसे हार्ट बीट्स, ऑसिलेटर, कार्डियोग्राफ, ये सारे के सारे फिजिक्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो फिजिक्स नहीं होती तो ना तो केमिस्ट्री होती और ना ही बायोलॉजी होती। तो फिजिक्स इज द बेसिक साइंस, फिजिक्स बेसिक है, फिजिक्स इज द बेस टू ऑल द साइंसेज। फिजिक्स इज द बेस टू ऑल द साइंसेज। फिजिक्स हर साइंस का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इनका बेस है। इनफैक्ट जैसे हिस्ट्री में, ये तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात हो गई, जैसे मैं हिस्ट्री की बात करूं, हिस्ट्री में कोई भी पुरानी चीज़ खुदाई में निकलती है, कोई खोद कर हम पुरानी चीज़ को डिस्कवर करते हैं, तो उसमें भी फिजिक्स का ही प्रिंसिपल यूज़ होता है। फिजिक्स को यूज़ करके कार्बन डेटिंग, रेडियो एक्टिविटी, इसको यूज़ करके आप बताते हो कि ये जो चीज़ें हैं ये कौन से टाइम की है, इनका ओरिजिन क्या है, कहाँ से आई है। तो ये सब फिजिक्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ठीक है। तो फिजिक्स इज द बेसिक टू ऑल द साइंसेस। फिजिक्स सारे साइंसेस की जड़ है, सारे साइंसेस का रूट है। फिजिक्स के बिना कोई भी साइंस एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा सब्जेक्ट है इसलिए ऐसा साइंस कहती है, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं और साइंस का ऐसा मानना है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंसेस। और हिस्ट्री के बाद जैसे हम अगर अपनी सोसाइटी की बात करें, हमारे सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फिजिक्स पर बेस्ड है। जैसे कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, हमारे घरों का कंस्ट्रक्शन, डैम्स का कंस्ट्रक्शन, और कंफर्ट की चीज़ें, गाड़ी, टू व्हीलर्स, ट्रेन, एयरप्लेन, ये सब फिजिक्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। मोबाइल, टेलीविजन, फैन, ट्यूबलाइट, ये सब कुछ एवरीथिंग अराउंड अस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स सोसाइटी, दूसरे साइंसेस और दूसरे सब्जेक्ट्स का बेस है। फिजिक्स नहीं होता तो आधे से ज़्यादा सब्जेक्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेचर में कितने तरह के फोर्स होते हैं? तो आंसर है, या जो आपका आंसर होगा तो ये होगा कि सर हमने नेचर में बहुत से तरह के फोर्स देखे। जैसे अगर हम चल रहे हैं तो इट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। अगर एक स्ट्रक्चर या फिर कह लीजिए एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से एक अटैच्ड है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और जैसे एयरप्लेन का हवा में उड़ना, उसको अपन वो कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है, वो कौन से प्रिंसिपल पर या कौन से फोर्स पर बेस्ड होता है? इट इज़ बेस्ड ऑन द बायएंड फोर्स। या फिर अगर आप देखते हैं एक बॉल को मैंने ड्रॉप किया, एक बॉल को ऊपर से नीचे मैंने ड्रॉप किया तो वो ज़मीन में 2 सेकंड में पहुंच गया। अगर उसी बॉल को मैंने पानी में ड्रॉप किया और उसको सेम डिस्टेंस कवर करना है तो मैंने देखा कि अब वो 3 सेकंड में पहुंच रहा है। तो डिफरेंस क्यों आया? तो डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि पानी भी उस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाने लगी, फोर्स ऑफ बायेंसी, ठीक है। तो जब हम स्विमिंग करते हैं तो अगेन फोर्स ऑफ बायेंसी, और बायेंसी, फ्रिक्शन, केमिकल फोर्सेस और मैकेनिकल फोर्सेस, और तो ये सारे बहुत सारे फोर्सेस नेचर में आपको 1000 तरह के फोर्सेस मिल जाएंगे। कोई भी तरह का, किसी भी तरह का पुश या पुल, ये सब अलग अलग तरह के फोर्सेस आप नेचर में डेली लाइफ में आप देखते हैं। तो फिजिक्स का, जैसे मैंने बताया था, फिजिक्स किस चीज़ पर जोर डालती है? तो आंसर है फिजिक्स डालती है यूनिफिकेशन पर जोर। फिजिक्स का थ्रस्ट क्या है? फिजिक्स का थ्रस्ट है यूनिफिकेशन। तो फिजिक्स इन सारे फोर्सेस को अलग अलग ना कर कर एक साथ स्टडी करना चाहती है। और इन सारे फोर्सेस को सिर्फ हमने 2 फोर्सेस में डिवाइड कर दिया। एक है
ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सारे फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस आप जानते हैं, ये सारे के सारे फोर्सेस को हम इन दो फोर्सेस से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ग्रेविटेशन के फोर्स से, ग्रेविटेशन के लॉज से, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लॉज से। तो सारे के सारे फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, सबको हम दो तरह के फोर्सेस से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या जो कूलम फोर्स है, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज k कूलम्स कांस्टेंट, चार्ज 1 चार्ज 2 अपॉन r स्क्वायर। हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को अलग अलग स्टडी नहीं करते हैं, बाद में हम देखेंगे, ये आपने 10th क्लास में भी देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो हम दोनों को एक साथ ही मिलाकर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो दोनों ही फोर्सेस से हम क्या कर सकते हैं, बाकी सारे फोर्सेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं बॉल का ऊपर से नीचे गिरना, पानी का ऊपर से नीचे गिरना, या फिर अर्थ और सन के बीच का फोर्स, या फिर अर्थ और मून के बीच का फोर्स। जहाँ पर भी मास इन्वॉल्व है, जहाँ पर भी मास इन्वॉल्व है, वहाँ पर जो अट्रैक्शन है, जहाँ पर भी मास इन्वॉल्व है, वहाँ पर जो भी अट्रैक्शन फोर्स है, उसका हमने ओरिजिन क्या बता दिया, उसका हमने ओरिजिन ग्रेविटेशन फोर्स बता दिया, ड्यू टू वर्च्यू ऑफ मास। ग्रेविटेशन फोर्स लगता है मास की वजह से। उसके अलावा जैसे मैं ये पेंसिल से इस कॉपी के ऊपर लिख रहा हूँ, तो क्या है, ये ग्रेफाइट के या कार्बन के पार्टिकल्स पहले आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। फिर जैसे ही मैंने इसको यहाँ से रब किया तो क्या हुआ, रब करने से यहाँ से कॉपी से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर मेरी जो ग्रेफाइट की पेंसिल है, कार्बन की पेंसिल है, इस पर चला गया तो कॉपी पर क्या आ गया, कॉपी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और उसने इस कार्बन के पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, और अब ये इस पर चिपक गया, देखिए ये चिपक गया, ये कार्बन के पार्टिकल्स कॉपी पर चिपक गए। इट इज़ बिकॉज ऑफ चार्जेस, ड्यू टू वर्च्यू ऑफ चार्जेस। इसी तरह से हमारा चलना जैसे उसका ओरिजिन क्या बोलते हैं हम, फ्रिक्शन। इट इज़ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसे ही आप चलोगे तो आपका जो पैर है फीट, आपका जो पैर है ये दूसरी सरफेस के साथ रब होगा। रब होने से क्या होगा, रब होने से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा, और एक सरफेस पॉजिटिव बन जाएगा, दूसरा सरफेस नेगेटिव बन जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन है, इसीलिए आप यहाँ पर दोनों सरफेसेस के बीच में क्या लगता है, दोनों सरफेसेस के बीच में फोर्स लगता है। ये ऐसे ही जैसे कोई ऑब्जेक्ट आपने पानी में ड्रॉप किया, ये पानी में आपने ड्रॉप किया, सपोज पानी में एक बॉल गिराई, तो ये बॉल जो है इसने नीचे जाने में टाइम लगाया। इसका रीज़न आप क्या देते हो, इसका रीज़न आप देते हो बायंसी या विस्कस फोर्स। तो इसको भी हम फ्रिक्शन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब पानी की लेयर या फ्लूइड की लेयर और इस ऑब्जेक्ट के बीच में रगड़ लगी, या फिर ये दोनों एक दूसरे से घिसे, या इनमें क्या हुआ, ये एक दूसरे के साथ रब हुए, रब होने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ, तो एक बन गया पॉजिटिव और दूसरा बन गया नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव बन गए तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। जब ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे तो ये इसको नीचे जाने से रोकने लगा। तो हम क्या करने लगे, हम सारे फोर्सेस का ओरिजिन या द ग्रेविटेशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सारे फोर्सेस का रीज़न हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या ग्रेविटेशन फोर्स में ही ढूंढने लगे, और सारे फोर्सेस को हम एक के बाद एक हम ग्रेविटेशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से एक्सप्लेन करते चले गए। इसके बाद एक सिचुएशन हमारे सामने आई, उसमें हमने देखा, जब हमने मॉडर्न फिजिक्स की बात करी, मॉडर्न फिजिक्स पे हम आते हैं और रदरफोर्ड ने स्टडी करी, रदरफोर्ड के बाद बोर ने स्टडी करी और न्यूक्लियस मॉडल हमें दिया। उसने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन्स एक साथ इकट्ठे यहाँ पर बंद है। तो इनमें कौन सा फोर्स है, इनमें कौन सा चार्ज है, प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज है,
पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का अभी आप देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है ये ग्रेविटेशन फोर्स से बहुत ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होती है ग्रेविटेशन फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। तो अब इसका रीज़न, क्योंकि इनमें पॉजिटिव चार्ज है सबके पास और ये आपस में एक साथ पैक्ड है, तो हम इसका रीज़न ग्रेविटेशन फोर्स नहीं दे सकते थे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इन पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशन फोर्स से कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है, तो ये उससे एक्सप्लेन नहीं हो सकता। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बट यहाँ तो सारे पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सेम चार्जेस ये पॉजिटिव या नेगेटिव ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बट यहाँ तो सारे के सारे पॉजिटिव है। तो साइंटिस्ट इस सिचुएशन में, मॉडर्न फिजिक्स में आकर ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ये वाली सिचुएशन एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो उन्होंने न्यूक्लियस के अंदर एक नए फोर्स उन्होंने बोल दिया कि भैया यहाँ पर तो ये दोनों ही चीज़ें नहीं है, कोई तीसरा ही फोर्स यहाँ पर है। तो उन्होंने यहाँ पर एक नया फोर्स डिस्कवर किया और उसका नाम रखा न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स को भी हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट फोर्स इज ग्रेविटेशन, सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, थर्ड इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। weak nuclear force and fourth is strong nuclear force. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब जैसे ग्रेविटेशन फोर्स का रेंज, जैसे सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, ऐसे ही दो बहुत दूर दूर वाले जो स्टार्स हैं उनके बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। तो ग्रेविटेशन फोर्स का जो रेंज जो है ये है इनफाइनाइट। सिमिलरली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इसका भी रेंज है इनफाइनाइट। जैसे हमने किसी दूसरे प्लेनेट पर कोई सैटेलाइट भेजा और उसने हमें सिग्नल दिए, वहाँ से सिग्नल हमारे पास वापस आए। कैसे आए? ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनाकर वो सिग्नल आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की फॉर्म में आते हैं ये सिग्नल्स। तो वहाँ से हमारे पास सिग्नल्स आ रहे हैं, इसका मतलब काफ़ी दूर से आ रहे हैं। तो हमने इसका रेंज भी क्या बताया? इसका रेंज भी हमने इनफाइनाइट बताया। वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इनका जो ओरिजिन है या इनका जो रेंज है, इनका रेंज काफ़ी स्मॉल होता है और ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही एक्ट करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर ही काम करते हैं, ठीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है फोर्सेस बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स such as alpha particle, beta particle evolved during a nuclear process, ठीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्स किन किन के बीच में होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो हमेशा एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जो न्यूक्लियस के अंदर से, जब किसी चीज़ का न्यूक्लियर डीके होता है तो न्यूक्लियस के अंदर से बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, पॉजिट्रॉन, गामा रेज। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, उसमें वीक न्यूक्लियर फोर्स इन्वॉल्व होती है। क्लास 12th में जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में जब हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, एक चैप्टर है जिसमें न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ते हैं, तो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, उसमें हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे। तो उसमें आप ये इंटरेक्शन देखेंगे बिटवीन अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेज और बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि रेडियो एक्टिविटी में बाहर आते हैं, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, इट इज़ बाय वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फोर्सेस बिटवीन प्रोटॉन, पी का मतलब क्या है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन विच binds the nucleus is called strong nuclear force।
ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, जिसमें प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बंद रहते हैं। अगर इनको दूर करना है तो आपको ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की जो वैल्यू होती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है नेचर में। अगर इसको ओवरकम करना है तो आपको बाहर से बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा एनर्जी आप दोगे, उससे क्या होगा, न्यूक्लियस के पार्टिकल्स ये अलग अलग होंगे और एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। जब ये एक दूसरे थोड़े से दूर हो जाएंगे, मतलब जब इनका जो रेंज है, ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये न्यूक्लियस रेंज से बड़ी हो जाएगी, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन पर अप्लाई होगा और ये न्यूक्लियस के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं और न्यूट्रॉन कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, क्योंकि उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। बट प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स इन पे क्या होता है, इन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। तो न्यूक्लियस फोर्स जो होता है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इज द न्यूक्लियस फोर्स। फिर ग्रेविटेशन फोर्स पर अगर हम जाते हैं तो दिस इज द वीकेस्ट फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स। इसके बाद जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, दिस इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशन फोर्स। Stronger than gravitational force but weaker than electromagnetic and strong nuclear force। ठीक है, तो सबसे कमज़ोर फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशन फोर्स। उसके बाद आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स के बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। स्ट्रॉन्गर देन वीक न्यूक्लियर फोर्स। बट वीकर देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अगर इसको हम नाम दे देते हैं Fg ग्रेविटेशन फोर्स, दिस इज Fe इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दिस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स को हम नाम देते हैं Fw दे देते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स, दिस इज Fw एंड दिस इज Fs। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, देन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स Fe, देन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स Fw एंड देन इज द वीकेस्ट फोर्स दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स। सबसे कमज़ोर है ये ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, सबसे वीक। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर ग्रेविटेशन फोर्स इतना वीक है और वो हमें इतना फोर्सफुली अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, जैसे अर्थ हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, बहुत फोर्स से अट्रैक्ट करती है एक, और किसी को जानना है कि ये फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है, तो एक माले की बिल्डिंग से किसी ऑब्जेक्ट को फेंक कर देखो, अपनी बहुत ही कीमती चीज़ फेंक कर देखो, वो टूट जाएगी। तो ये फोर्स इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि इसको एक्सपीरियंस करना हमारी बस की बात तो नहीं है। ह्यूमन बॉडी इस फोर्स को झेल ही नहीं पाएगी और वो टूट जाएगी, ह्यूमन बॉडी टूट जाएगी और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसीलिए ये जो फोर्सेज होते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स जो है, अर्थ और हमारे बीच का ग्रेविटेशन फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी ये इन सारे फोर्सेज से वीक है, ये इन सारे फोर्सेज से कमज़ोर है। ठीक है, अब इनकी हम स्ट्रॉन्गनेस देख लेते हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर ग्रेविटेशन फोर्स को हम 1 मान लेते हैं, इसको हमने 1 माना, अगर ग्रेविटेशन फोर्स को हमने 1 माना, तो ग्रेविटेशन फोर्स से 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स और 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये कब है, जब ग्रेविटेशन फोर्स अगर 1 न्यूटन है,
मान लो अगर ग्रेविटेशन फोर्स 1 न्यूटन है तो वीक न्यूक्लियर फोर्स कितना हो जाएगा, 1 के बाद 25 जीरोस और न्यूटन, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1 के बाद 36 जीरोस और न्यूटन, और ये हो जाएगा 1 के बाद 38 जीरोस और न्यूटन, ठीक है। तो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं ये फोर्सेस, और इनकी रेंज ये काफ़ी शॉर्ट रेंज है। न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स आर वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेस। इनका रेंज जैसे इन दोनों के लिए हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इसके लिए कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, सॉरी इनकी जो रेंज है काफ़ी लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं, वैसे ही शॉर्ट इसका जो रेंज है, इसका रेंज जो है ये काफ़ी छोटा है, तो हम इसको लिख देते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर 10 to the power -14 मीटर, और ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स है और ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही एक्ट करता है, तो इसका भी रेंज कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा, शॉर्ट रेंज, और ऑर्डर कितना हो जाएगा 10 to the power -14 मीटर, ठीक है। तो दिस इज अबाउट 4 बेसिक फोर्सेस इन नेचर। सारे फोर्सेस को हमने इसमें डिवाइड कर लिया, सारे फोर्सेस को, जितने भी फोर्सेस नेचर में उनको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबकी हमने अलग अलग स्टडी भी कर ली। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देन वीक न्यूक्लियर एंड देन ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ लॉज पर, कुछ कंजर्वेशन लॉज पर। फर्स्ट लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉज जो है काफ़ी बेसिक है और इनका सबका स्टेटमेंट जो है सिमिलर है, इसलिए मैं स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं लिख रहा। आप लोग स्टेटमेंट, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ स्टेटमेंट आप लोग लिख लेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, व्हाट डज इट स्टेट्स? इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। सेम इज विद लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम भी ट्रांसफर हो सकता है, कंजर्व रहता है। किसी भी सिस्टम के लिए जो मोमेंटम है कंजर्व रहता है। नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। और चार्ज, चार्ज को भी जैसे हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, ठीक है। एक एक करके हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कंजर्वेशन। एनर्जी का कंजर्वेशन देखिए, जैसे हमने एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एग्जांपल लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से अगर नीचे गिरता है, ऊपर से अगर नीचे गिरता है, तो यहाँ पर उसके पास जो भी एनर्जी होती है वो सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्म में होती है, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में होती है। और फिर जैसे जैसे वो नीचे आती रहती है उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। ये कन्वर्जन हो गया। जैसे एक और देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने कोयला जलाया, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल से स्टीम प्रोड्यूस हुई, स्टीम प्रोड्यूस हुई, और स्टीम से हमने क्या किया, मैकेनिकल बर्निंग ऑफ कोल। ये जो एनर्जी है थर्मल एनर्जी, यहाँ पर कौन सी एनर्जी है, थर्मल। ये जो थर्मल एनर्जी है, ये थर्मल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। कैसे कन्वर्ट हुई, ये कोल को बर्न करने से थर्मल एनर्जी जनरेट हुई। ये एनर्जी से हमने पानी को गर्म किया, पानी को गर्म करने से उसके जो वेपर्स हैं वो वेपर्स जाके उन वेपर्स, जैसे गैसियस फॉर्म के पास आप जानते हैं गैसेस के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो वेपर्स हवा में राइज हुए, राइज होके टरबाइन से टकराए और अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफ़र करी, टरबाइन को ट्रांसफ़र करी, और टरबाइन जो है घूमने लगी, टरबाइन घूमने लगी, और उस मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी। इस तरह से एनर्जीज जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बस कन्वर्ट होती है। आप एनर्जी को नहीं बना सकते, आप कोई भी नई एनर्जी नहीं बना सकते, आप सिर्फ एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जैसे यहाँ पर एक बॉल रखी हुई है, दूसरी बॉल आई, इससे टकराई, टकराकर उसने क्या करा, उसने अपना मोमेंटम जो है इसको ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे ही उसने अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफ़र करा, इसने इसका मोमेंटम ले लिया, मोमेंटम लेकर आगे बढ़ने लगा। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी।
मोमेंटम इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है वो होता है मोमेंटम। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है, मास अगर कम है, और अगर मास ज़्यादा है, वेलोसिटी अगर कम है, तो उनका जो कंबाइंड इफेक्ट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मोमेंटम बोलते हैं। जैसे बिलियर्ड्स की बॉल, एक बॉल से हम दूसरी बॉल को स्ट्राइक करते हैं, बॉल्स क्या करती हैं, अपनी एनर्जी या सॉरी अपना मोमेंटम एक बॉडी से दूसरी, एक बॉल से दूसरी बॉल पर ट्रांसफ़र करती है और आगे दूसरी बॉल को जाकर हिट करती है, तो ये मोमेंटम का ट्रांसफ़र हो गया। जैसे और एग्जांपल्स, जैसे हम देखते हैं कि कोई आदमी जैसे दौड़ता है, दौड़ के और वो एक स्केट बोर्ड के ऊपर कूद जाता है, दौड़कर एक स्केट बोर्ड के ऊपर कूद जाता है, तो दौड़कर उसके पास जो एनर्जी थी वो एनर्जी इस स्केट बोर्ड के ऊपर वो खड़ा हो गया और वो एनर्जी इस स्केट बोर्ड को उसने ट्रांसफ़र कर दी, और ये जो स्केट बोर्ड है ये मूव करने लगा, ये मूव करने लगा। एनर्जी कहाँ से आई, मोमेंटम कहाँ से आया, मोमेंटम इस आदमी के पास था, मोमेंटम इस आदमी के पास था। जब ये इस पर कूद गया तो इसने अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफ़र कर दिया। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये जो लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम है ये क्या कहता है, इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स is applied, no external force is applied, then the momentum of system remains constant। अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो किसी भी सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे आपने 9th क्लास में और भी कंजर्वेशन के मोमेंटम और भी एग्जांपल्स पढ़े होंगे, जैसे फायरिंग ऑफ अ बुलेट। जब बुलेट फायर होती है, बुलेट जब फायर होती है तो मोमेंटम, देखिए कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं है, बुलेट में से सॉरी गन में से जब बुलेट निकलती है तो देखिए इसने, ये जो बुलेट है ये बुलेट कहाँ गई, आगे गई, बुलेट आगे गई, और मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए गन को कहाँ आना पड़ता है, गन को पीछे आना पड़ता है, ठीक है। अब इन दोनों का मोमेंटम सेम ही क्यों रहता है, क्योंकि बुलेट का जो मास है वो है मिलीग्राम्स में, बुलेट का जो मास है वो है मिलीग्राम्स में और उसकी स्पीड है ज़्यादा, और गन का जो मास है वो है केजीज में और उसकी स्पीड है कम। तो ये गन आती तो पीछे है बट थोड़ी सी डिस्टेंस ही पीछे आती है, बट इट अप्लाइज एन, और ये क्या करती है, ये एक फोर्स एक्सर्ट करती है जो भी इसको चलाता है उस पर, ठीक है। कैनन भी आप देख लीजिए, कैनन भी अगर चलते हैं तो वो थोड़ा सा रिबाउंड आते हैं, पीछे की तरफ ज़रूर आते हैं। सेम इज़ द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो लॉ जो है वो सेम रहेगा, बस मोमेंटम की जगह आपको क्या कर देना है, एंगुलर मोमेंटम। जैसे आपने देखा होगा कोई बेली डांसर होती है, बेली डांसर जब रोटेट या घूमती है, बेली डांसर जब घूमती है तो जब इसने रोटेट हुआ, ये रोटेट हुई, रोटेट होते टाइम इसने क्या करा, इसने अपने हाथ और पैर ऐसे फैला लिए, और फिर जब इसने फैला लेने के बाद जब ये घूमने लग गई तो इसने अपने हाथ और पैर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, हाथ और पैर ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, और एक पैर ज़मीन पे और एक पैर हवा में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और एक ही पैर से घूमने लगी। तो इसका फॉर्मूला होता है mr² ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ पर इसके हाथ पैर फैले हुए थे तो r की वैल्यू ज़्यादा थी, तो r की वैल्यू ज़्यादा थी तो इसने क्या करा, इसने अपना एक मोमेंटम सेटअप किया। फिर इसने क्या करा, दूसरे स्टेज में इसने अपने हाथ और पैर कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने से r की वैल्यू डिक्रीज हो गई, बट ये वाली क्वांटिटी को क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। अब इसमें जब r डिक्रीज हुआ तो किसी एक को इंक्रीज होना पड़ेगा, मास इंक्रीज हो नहीं सकता, तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो जब ये अपने आप अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है तो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से r की वैल्यू कम हो गई, r की वैल्यू कम होने से इस एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज होना पड़ता है और ये तेज घूमना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और जैसे
प्लैनेट्स भी सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम उनका कंजर्व है। एक्सटर्नल फोर्स देखिए, एक्सटर्नल फोर्स प्लैनेट्स पर कोई लग नहीं रहा। अगर एक्सटर्नल फोर्स प्लैनेट पर लग नहीं रहा तो उनका एंगुलर मोमेंटम क्या है, उनका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है और वो अर्थ की चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम केपलर्स लॉ पढ़ेंगे और उसके अंदर देखेंगे हम कि कैसे प्लैनेट्स जो है अर्थ की चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसी भी सिस्टम का जो चार्ज है ये कंजर्व रहता है। किसी भी सिस्टम का जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। अगर इस रॉड पर चार्ज है और इस रॉड पर चार्ज होने की वजह से आपने इसको टच किया तो इसका जो चार्ज है यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ पर नए चार्जेस जनरेट हो गए तो एक्चुअली ये जनरेट नहीं हुए, ये यहाँ से इस बॉडी से ट्रांसफ़र हुए। तो चार्ज सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है। आप नए चार्जेस नहीं बना सकते और ना ही बने हुए चार्जेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो दिस इज अबाउट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसी भी केमिकल रिएक्शन में भी चार्ज जो रहता है वो कंजर्व रहता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में चार्ज कंजर्व रहता है या कोई भी फिजिकल प्रोसेस हो उसमें चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। चार्ज को ना तो हम बना सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, किसी एक सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व ही रहेगा। तो दिस इज अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर था, ये खत्म होता है और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट फिजिकल वर्ल्ड था, काफ़ी छोटा चैप्टर था बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक विजन दे देता है कि आने वाले 2 सालों में फिजिक्स में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो विजन के प्रोस्पेक्टस से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मार्क्स के लिए भी 3 मार्क्स का चैप्टर है बट इट इज़ वेरी इजी टू स्कोर दीज 3 मार्क्स इन द फाइनल एग्जाम्स। तो मार्क्स के हिसाब से भी और विजन के हिसाब से भी, विजन नहीं होगा तो देखो मज़ा नहीं आएगा, विजन नहीं होने से मज़ा नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको कल भी एक एग्जांपल दिया था, अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप उसके बारे में अच्छे से सर्च करके जाते हैं। तो बस अभी हमने कौन सी प्रोसेस कंप्लीट करी है, अभी आपको फिजिक्स की दुनिया में घूमना है। फिजिक्स 2 साल आपको यही करना है, फिजिक्स की दुनिया में आपको घूमना है। तो उसके लिए बस हमने अपनी रिसर्च करी है कि क्या क्या हम पढ़ सकते हैं। तो जब हम उन चीज़ों के बारे में आप स्टडी करेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा डेवलप होना चाहिए। ठीक है, कितना होगा ये तो हम आने वाले टाइम में देखेंगे बट होना चाहिए। हम एक एक्साइटमेंट बना के चलेंगे हमेशा फिजिक्स में, फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बनाने की पूरी कोशिश करेंगे।